Hello students, today we'll be learning about a new concept in current electricity. It is Joule's law of heating, and after that we'll be learning about the electrical devices which are used in current electricity. तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जो सबसे पहली लॉ है, इसमें क्या है कि ये बताता है कि एक्चुअली में अगर किसी भी रेसिस्टेंस, किसी भी वायर में जिसके अंदर रेसिस्टेंस होता है ना, उससे अगर करंट पास हो रहा होता है तो उससे एक्चुअली में हीट लॉस होता है। इसीलिए हीट लॉस होता है, एंड दैट हीट is given by H is equal to I square into R into T, where time T is the time for which the current is being passed through the resistor। मतलब कितने टाइम तक आप उसकी हीट कैलकुलेट कर रहे हो, है ना, कितने टाइम की आपको, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा हीट का अमाउंट बढ़ता जाएगा। ठीक है ना। तो ये है एक जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, बहुत सिंपल लॉ है। इसमें आई है करंट पासिंग थ्रू द रेसिस्टर, और आई होता है करंट पासिंग थ्रू द रेसिस्टर, और आर होता है रेजिस्टेंस, और हीट एच होता है हीट प्रोड्यूस थ्रू इट। अब यही रीजन होता है कि एक्चुअली आपके जो डिवाइसेस होते हैं ना वो हीट अप हो जाते हैं, यही रीजन का है। और दूसरा, अभी आप कभी भी, अगर आपको याद होगा, पहले बल्ब आते थे, अभी भी आते हैं, जो टंगस्टन फिलामेंट वाले जो बल्ब होते थे येलो कलर के, उसमें से जब हीट निकल, उसमें जब आप करंट पास करते हो तो वो हीट अप हो जाते हैं। आप उसको छू एकदम बंद करोगे तो छूओगे तो हाथ जल जाएगा आपका। वो जो हीट प्रोड्यूस होती है ना, वो हीट इसी यही वाली हीट होती है, आई स्क्वायर आर टी। आर होता है रेसिस्टेंस ऑफ द टंगस्टन फिलामेंट, आई होता है आपका जो करंट आप इसमें से पास कर रहे हो स्विच ऑन करके, और टाइम होता है जितने टाइम तक आपने बल्ब को जलाया है तो उतनी हीट प्रोड्यूस हुई है। ठीक है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। और इसको इसको आप अलग अलग फॉर्मेट में लिख सकते हो, क्योंकि हमें पता होता है कि V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो हम यहाँ पर अलग अलग फॉर्मेट में इसको लिख सकते हैं बाय यूजिंग दिस। तो V इज इक्वल टू आई आर, तो H इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी, और या फिर H इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। तो यहाँ पर ये हो जाएगा H इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर इंटू टी। तो आपके जितने भी फॉर्मूले हो गए हीट के, वो हो गए H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी इज इक्वल टू वी आई टी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। तो ये सब हीट के फॉर्मूले होते हैं। ये है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। और हीट, इसका जो यूनिट होता है वो होता है जूल। और पावर इज इक्वल टू, अब जैसे आपने हीट एनर्जी देख लिया, तो और जो पावर होती है वो क्या होती है? पावर इज डिफाइंड एज एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम, या फिर वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है ना, ये होता है। तो अब यहाँ पर हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो अगर आप पावर निकालेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर आर टी अपॉन टाइम। तो ये हो जाएगा पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। तो ये एक दूसरा फॉर्मूला है पावर का। पावर ये होती है, ठीक है, इस वाले केस में। अब यहाँ पर पावर के भी सिमिलरली बहुत सारे फॉर्मूले हो सकते हैं, जैसे कि हीट के थे। तो यहाँ पर पावर के फॉर्मूले क्या क्या हो जाएंगे? पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इज इक्वल टू वी इंटू आई इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। तो ये तीन फॉर्मूले आपके पावर के हो गए। आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस पे, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस भी पढ़ना है ना। यहाँ पर देखें क्या कहती है, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर वी स्क्वायर बाई आर, पावर इज इक्वल टू वी आई, 1 किलोवाट इज इक्वल टू दिस। ठीक है, ओके। ये अपन डिस्कस कर लिए। अब आते हैं इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के ऊपर। सबसे पहला डिवाइसेस है एमीटर, गैल्वेनोमीटर, फिर एमीटर, फिर वोल्ट मीटर, बाकी चीजें। नाउ वी विल बी लर्निंग अबाउट द इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हमने अभी तक जूल्स लॉ पढ़ लिया है। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जो है आपके पास, एक तो गैल्वेनोमीटर है, देख लेते हैं। ये गैल्वेनोमीटर है, एमीटर है, वोल्ट मीटर है, पोटेंशियोमीटर है, व्हीटस्टोन ब्रिज और एक मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट है। ये कुछ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं जो आपके अब पढ़ने। अब गैल्वेनोमीटर के बारे में कुछ पढ़ने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि गैल्वेनोमीटर का जो वो है वर्किंग, ये एक्चुअली में इसके अंदर जो पूरा सेटअप है ये आपको समझ में आएगा आफ्टर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो मैं एक बार आपको गैल्वेनोमीटर की वर्किंग वहाँ पर समझा दूंगा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में क्या होता है कि जब करंट पास होता है
तो करंट पास होने की वजह से वहां पर टॉर्क क्रिएट होता है। टॉर्क क्यों क्रिएट होता है अगर आप पूछेंगे, तो टॉर्क इज इक्वल टू मैग्नेटिक मूवमेंट क्रॉस बी मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होता है। तो टॉर्क इज इक्वल टू टॉर्क लगता है, तो टॉर्क लगने की वजह से सुई रोटेट होती है और उस गैल्वेनोमीटर की, और वो रीडिंग बताता है। ये सब वर्किंग है गैल्वेनोमीटर की, है ना। लेकिन एक्चुअली में ये चीज आपको समझ में आएगी जब जब मैं आपको मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म एक बार पढ़ा दूंगा। तो गैल्वेनोमीटर, बस अभी तक ये आपको ये ध्यान रखना है गैल्वेनोमीटर के लिए, गैल्वेनोमीटर इज ए डिवाइस यूज फॉर इलेक्ट्रिकल डिवाइस used for measurements, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स, ठीक है ना। अब इसका एक रेसिस्टेंस होता है, हैज गैल्वेनोमीटर का, इट हैज रेसिस्टेंस, जिसको हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। क्लियर। अब चलते हैं दूसरे डिवाइस पर। एमीटर जो होता है, एमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि यूज्ड फॉर मेजरिंग करंट। पहला पॉइंट तो इसका ये हो गया, इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग करंट। तो एमीटर इज यूज फॉर मेजरिंग करंट। अभी कैसे मेजर करता है, इसमें क्या होता है कि यहाँ पर ये सर्किट है एमीटर का। एमीटर आप रियल लाइफ में देखोगे ब्लैक कलर का दिखेगा आपको। इसमें दो वायर लगे होते हैं ब्लू, जो आपने किसी भी इलेक्ट्रिकल शॉप में देखे होंगे। आजकल एक येलो कलर का भी वायर लगा है, वो स्विच होता है, उसको घुमाते हैं और कभी एमीटर में कन्वर्ट हो जाता है, कभी वोल्ट मीटर कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, वो ऐसा सेटअप होता है, इसमें से करंट यहाँ से आ रहा होता है और गैल्वेनोमीटर में से करंट जाता है, जिसको हम कहते हैं आईजी, और इसके नीचे एक एस रेसिस्टेंस लगा होता है। एस क्या है, एस इज वेरी स्मॉल रेसिस्टेंस, वेरी स्मॉल रेसिस्टेंस, जिसको हम कहते हैं शंट रेसिस्टेंस। अब इसका वेरी स्मॉल रेसिस्टेंस होने का भी एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि वेरी स्मॉल रेसिस्टेंस का होने का मतलब क्या है कि रेसिस्टेंस बहुत स्मॉल है, तो इसमें से करंट क्या है ना, इसमें इसमें वोल्टेज जो ड्रॉप होगा, वो वो वोल्टेज मतलब इसके अक्रॉस, इसमें रेजिस्टेंस बहुत कम है, तो यहाँ से क्या होगा कि वोल्टेज ड्रॉप बहुत कम होगा। ठीक है। वही पैरेलल में जो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस गैल्वेनोमीटर भी सेम ही होगा। अब क्या है कि गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो थोड़ा सा कम होता है, तो पर आपका एमीटर का जो मेन एम है वो है करंट को मेजर करना। तो यहाँ पर जब गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ये स्मॉल है, तो क्या होगा ना कि आपके पास करंट आईजी की वैल्यू होगी, वो मैक्सिमम जाएगी, वो बहुत हाई वैल्यू जाएगी करंट की, और करंट आईजी जो है वो बहुत हाई जाएगा, और उसकी वजह से क्या होगा कि आप यहाँ पर जो आई की वैल्यू है, जो आई इनकमिंग करंट आ रहा है ना, उसकी जो वैल्यू है वो आप आसानी से मेजर कर पाओगे, क्योंकि जो यहाँ पे जो आई जी है वो आई जी ज़्यादा मेजरिंग शो करेगा, उसकी वजह से एक वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाया जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये सेटअप होता है मीटर का, और इसका जो ये है जो कैलकुलेशंस है वो क्या है, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों अगर हम देखें तो ए बी पॉइंट के अक्रॉस ये शंट रेजिस्टेंस और गैल्वेनोमीटर जो है दोनों पैरेलल में है, तो यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा इन दोनों के अक्रॉस वी ए बी, वो सेम होगा, विच इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू एस इज इक्वल टू आई जी इंटू जी। तो यहाँ पर आई माइनस आई जी इंटू एस इज इक्वल टू आई जी इंटू जी। तो ये यहाँ पर आप आराम से इस रिलेशन को देख के आप आई की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो। क्या, आई बाई आई जी माइनस वन इज इक्वल टू जी बाई एस। तो आई इज इक्वल टू आई जी इंटू वन प्लस जी अपॉन एस। इस तरीके से आप वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका एमीटर। अब हम चलते हैं वोल्ट मीटर के ऊपर। नेक्स्ट इज द वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर का सेटअप क्या होता है, वोल्ट मीटर में जो ये रेसिस्टेंस होता है, वोल्ट मीटर सबसे पहली चीज तो इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग वोल्टेज।
वोल्टेज अक्रॉस डिवाइसेस। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या होता है, इसमें सेटअप ये होता है कि पहले जो शंट रेजिस्टेंस नीचे लगा हुआ था एमीटर में, उसको गैल्वेनोमीटर की लाइन सीरीज में लगा देते हैं। रीजन क्या होता है, क्योंकि हमें क्या है ना कि हमें वोल्टेज ड्रॉप जो V की वैल्यू है नीचे अक्रॉस ए बी, वो मेजर करना होता है किसी भी डिवाइस के अक्रॉस। तो वोल्टेज ड्रॉप हम ज़्यादा कम मेजर कर पाएंगे किसी भी डिवाइस के अक्रॉस जब करंट की वैल्यू मिनिमम होगी थ्रू द गैल्वेनोमीटर एंड रेसिस्टेंस की वैल्यू वेरी हाई होगी। तो रेसिस्टेंस की IG की वैल्यू तो वैसे ही बहुत कम है ना, IG की वैल्यू बहुत कम है। तो उसके केस में यहाँ पर हम क्या करेंगे कि रेसिस्टेंस की वैल्यू वेरी हाई रेसिस्टेंस यहाँ पर लगा देंगे, जिससे कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ए बी बहुत हाई शो करेगा और उसकी जो रीडिंग होगी वो बहुत अच्छी आएगी। ठीक है, तो इसीलिए हम R को यूज करते हैं और R इज ए वेरी हाई रेसिस्टेंस। तो वेरी हाई रेसिस्टेंस हम यूज करते हैं। तो इसके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर बन जाता है, एमीटर में हम शंट रेसिस्टेंस यूज करते हैं इन पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर, और वो जो वैल्यू होती है रेसिस्टेंस की बहुत कम होती है। और वोल्ट मीटर में हम सीरीज में रेसिस्टेंस यूज करते हैं गैल्वेनोमीटर के, और वो आर की वैल्यू वेरी हाई होती है। क्यों, रीजन मैंने भी आपको बता दिया। यहाँ पर जो कैलकुलेशन होती है वो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है कि V इज इक्वल टू क्या होगा, IG इंटू आर प्लस जी, बस। तो इसमें जो भी अननोन वैल्यू है आपको करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर अगर आप दिया हुआ है तो IG की वैल्यू को हाई रेसिस्टेंस R से R प्लस जी से मल्टीप्लाई कर दो, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आ जाएगा उसके, और ये वैल्यू आपको वोल्टेज ड्रॉप बता देगी अक्रॉस द वोल्टमीटर। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। तो यहाँ पर अगर आपसे बोला जाएगी अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालो, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू जाएगी V बाई IG माइनस कैपिटल G। तो ये हो गया आपका वोल्ट मीटर। अब चलते हैं तीसरे वाले पर। तीसरा है आपका पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर वोल्ट मीटर हो गया। अब चलते हैं पोटेंशियोमीटर पर। थर्ड वन इज पोटेंशियोमीटर। अब पोटेंशियोमीटर किसको हम यूज किस लिए करते हैं, पोटेंशियोमीटर को हम यूज करते हैं टू फाइंड अननोन EMF and resistance of a बैटरी। मैं पहले आपको जो सेटअप दिखाता हूँ वो दिखाता हूँ कि ये जो सेटअप आपका सामने बना हुआ है ये है सेटअप टू फाइंड अननोन EMF E2। ठीक है, इसका कोई एक इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r भी है। अभी यहाँ पर क्या दिया होता है ना, ये एक सेटअप दिया हुआ है जिसमें आपके पास ऊपर ना एक रेजिस्टेंस, एक EMF सेल का वोल्टेज दिया हुआ है EMF E1, और यहाँ पर क्या है कि करंट इसमें से जा रहा है और A और B के अक्रॉस एक रेसिस्टिव वायर लगा हुआ है, बहुत रेसिस्टेंस वाला वायर, जिसकी हमें दिया हुआ है फॉर वायर AB रो इज द रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। ये आपको गिवन होता है, रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ रो दिया हुआ होता है। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या है ना कि यहाँ पर होगा क्या कि इस एरो को, जो ये लेफ्ट में जो एरो दिख रहा है ना आपको, इस एरो को हम A से B के डायरेक्शन में मूव कराएंगे, इधर से उधर मूव कराते हैं इसको, इधर से उधर ऐसे करके। जब इधर से उधर मूव कराते हैं और इसको तब तक मूव कराते हैं जब एक सर्टेन पोजीशन पर क्या होता है कि करंट पासिंग थ्रू द न्यू सर्किट, जो नीचे वाला सर्किट है ना, ये सर्किट है, करंट पासिंग थ्रू द सर्किट इसमें से जीरो हो जाए। मतलब होगा क्या, देखो यहाँ से करंट आई जा रहा है, अब यहाँ से भी करंट आई जाएगा, आई जाएगा, आई जाएगा, आई जाएगा। पर यहाँ पर अगर इसमें सर्किट में, नीचे वाले सर्किट में कोई करंट चल रहा होता तो यहाँ से सम करंट, कुछ और करंट आता I1, और C से फिर C और B के बीच में जो करंट की वैल्यू होती है वो डिफरेंट हो जाती जंक्शन रूल के अकॉर्डिंग, है ना। पर यहाँ क्या है कि हमने इस एरो को, हेड को तब तक मूव किया है जब नीचे वाले सर्किट में B से नीचे यहाँ पर जो करंट है ना ये जीरो हो जाए। ठीक, तो गैल्वेनोमीटर की वैल्यू जो है वो जीरो रहे।
तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पर जो पूरा का पूरा करंट है वो सी से पी की तरफ ही जा रहा है आई। तो अब क्या होगा कि यहाँ से जो वोल्टेज जो होगा, क्योंकि E2 पैरेलल में हो जाएगा CB के, तो VCB क्या होगा, VCB विल बी इक्वल टू रेसिस्टेंस ऑफ CB इनटू करंट थ्रू इट। ठीक, पर VCB क्या है, VCB इज इक्वल टू E2 है। वाई? बिकॉज करंट थ्रू आर, स्मॉल रेसिस्टेंस तो R तो जीरो है, तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस स्मॉल r भी जीरो हो जाएगा। तो जो पूरा VCB जो होगा वोल्टेज ड्रॉप वो इक्वल टू E2 के होगा। यहाँ पर क्या होगा, E2 की वैल्यू जो है आएगी हो जाएगी आपकी RCB इंटू आई। अब RCB क्या है, क्योंकि हमें दिया हुआ है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ रो है, तो RCB इज इक्वल टू रो इंटू लेंथ ऑफ द वायर CB। इसको हमने अगर मैंने इसको बोल दिया कि इसकी जो लेंथ गिवन है आपकी, मैंने जो लेंथ फाइंड आउट की है जहाँ पर आके रुका है, वो अगर L1 है, ठीक है, अगर मैंने इसकी लेंथ L1 दे दी, तो यहाँ पर क्या होगा कि रो इंटू L1 RCB हो जाएगा। तो यहाँ पर आपकी जो E2 की वैल्यू हो जाएगी, E2 की वैल्यू इज इक्वल टू रो L1 इंटू आई हो जाएगा। तो E2 इज इक्वल टू आई रो L1, और ये आपने बाय यूजिंग जस्ट बाय मूवमेंट ऑफ वायर आपने क्या किया है, आपने यहाँ पर अननोन ईएमएफ फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम पोटेंशियोमीटर को यूज करके अननोन ईएमएफ ऑफ द बैटरी E2 हमने कैलकुलेट कर लिया है। आई करंट हमें पता होगा। अब करंट की वैल्यू अगर आप निकालना चाहें तो करंट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ईएमएफ E1 दिया हुआ है, ऊपर वाला सर्किट है। अब ऊपर वाले सर्किट में अगर आप लूप लॉ लगाओगे तो आपके पास क्या आएगा, तो मैं यहाँ राइट में कर देता हूँ, E1 इज इक्वल टू आई इंटू टोटल R AB। ठीक है, अगर इसकी पूरी लेंथ अगर L दी होती, मान लो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर इस पूरे के पूरे वायर की लेंथ अगर आपको L दी हुई है, सपोज ये जो पूरा वायर है इसकी लेंथ, सॉरी, इस पूरे के पूरे वायर की लेंथ अगर आपको L दी हुई है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, L दी हुई है तो यहाँ पर आर ए बी क्या हो जाएगा, आर ए बी विल बी इक्वल टू रो इंटू एल, रो एल हो गया। तो E1 इज इक्वल टू क्या हो गया, E1 इज इक्वल टू आई रो एल, रो आई एल हो गया। ठीक है, तो आई की वैल्यू आपने निकाल दी है E1 बाई रो एल। तो आपकी E2 की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई, इससे केस में E2 इज इक्वल टू E1 बाई रो एल इंटू रो L1, तो E1 इंटू L1 बाई एल। तो इससे E2 इज इक्वल टू E1 इंटू L1 अपॉन एल हो गई। ये इस तरह से भी हम अननोन ईएमएफ निकालते हैं। अब बेसिकली आप अपने कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं इसका सेकंड वाला जो यूज पोटेंशियोमीटर का। हमने E2 की वैल्यू तो निकाल ली, E2 की वैल्यू भी अब हमने निकाल के दिखा दी आपको मैंने। अब आते हैं दूसरे सर्किट पे। यहाँ पर क्या है ना कि हमें अब अननोन रेसिस्टेंस जो है, अननोन रेसिस्टेंस की वैल्यू को निकालना है, जो कि है ये। ठीक है, इस अननोन रेसिस्टेंस की वैल्यू को निकालना है स्मॉल r को, जो कि बैटरी का रेसिस्टेंस है, अननोन बैटरी, इसका हमने ईएमएफ निकाला है। वही चीज है, रो इज द रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर ए बी। और तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर ना इसमें एक रेसिस्टेंस, ये जो नीचे वाला सर्किट दिख रहा है ना आपको कैपिटल R, वो E2 और मतलब बैटरी E2 के अक्रॉस कनेक्ट किया जाता है। अब अक्रॉस कनेक्ट करने की वजह से क्या होता है कि ये जो वायर है, वो वायर को हम इस तरह शिफ्ट करते हैं, जो सी वाला जो वायर ना, इसको हम शिफ्ट करते हैं तब तक जब तक हमारे पास करंट, इस वाले ऊपर वाले सर्किट में जो करंट है वो जीरो ना हो जाए। पर इसका मीनिंग ये नहीं है कि आपको जो नीचे वाला सर्किट है, इसको मैं बोल देता हूं EFG, EFGH, जो आपका EFGH है उसमें भी करंट जीरो होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। तो इसलिए क्या होगा ना, इसलिए हम यहाँ पर एक अननोन करंट डालेंगे जिसकी वैल्यू I1 है, विच इज नॉट जीरो। जरूरी नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है जिसका एक ईएमएफ है, तो उसकी वजह से नीचे वाले सर्किट में करंट जीरो हो, तो ये कोई जरूरी नहीं है।
यहाँ पर करंट आएगा, ये जाएगा करंट I1, और यहाँ से भी करंट I1 जाएगा, यहाँ से भी करंट I1 जाएगा, लेकिन जी गैल्वेनोमीटर से करंट जो है वो नहीं जाएगा, क्योंकि हम वायर को तब तक मूव करते हैं जब तक इसके थ्रू ऊपर वाले सर्किट BED, तो सर्किट में जो करंट हो वो जीरो नहीं हो जाए। अब देखिए उसकी वजह से होता क्या है, उसकी वजह से ये होता है कि मान लें यहाँ पर जो वोल्टेज है, ये जो V, इसको मैं V मान लेता हूँ, वोल्टेज अक्रॉस पॉइंट DB, VDB को मैं V मान लेता हूँ। अब जो ये वोल्टेज होगा वही होगा वोल्टेज, जब गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस रेजिस्टेंस नहीं है तो वही होगा वोल्टेज इज इक्वल टू मतलब बैटरी के अक्रॉस E2 के अक्रॉस, तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, E2 माइनस I1R। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, V इज इक्वल टू E2 माइनस I1R। अब दूसरी एक और चीज है, ये एक रिलेशन है, दूसरी एक और चीज है, अगर मैं सर्किट EFGH में जाता हूँ, इन सर्किट EFGH, तो मुझे एक और चीज पता चलती है यहाँ पर कि E2 इज इक्वल टू I1 इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r हो जाएगा। मैं पूरे सर्किट में लूप लॉ लगा रहा हूँ, तो मेरे पास E2 इज इक्वल टू ये आ जाएगा, यानी कि I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, E2 बाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r। अब मैं यहाँ पर 1 एंड 2 को यूजिंग 1 एंड 2 जब मैं सॉल्व करूंगा, तो यूजिंग 1 एंड 2 मेरे पास क्या आएगा, V इज इक्वल टू E2 माइनस E2 बाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू स्मॉल r। ठीक है, यानी कि V अपॉन E2 इज इक्वल टू कैपिटल R प्लस स्मॉल r माइनस स्मॉल r बाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास कैपिटल R प्लस स्मॉल r इज इक्वल टू E2 बाई V इंटू R। तो स्मॉल r की वैल्यू क्या हो गई, कैपिटल R इंटू E2 बाई V माइनस 1। ये मेरे पास एक रिलेशन आ गई है। ठीक है, ये एक रिलेशन आ गई। अब देखो यहाँ पर मुझे स्मॉल r की वैल्यू निकालनी है, E2 की वैल्यू क्या होगी, E2 V क्या होगा, V हमें पता है कि ये जो V है, V की वैल्यू, क्योंकि रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर वो है कितनी है, रो की वैल्यू री रो दी हुई है, तो E2 क्या होगा, E2 विल बी इक्वल टू, सॉरी E2 नहीं, V की वैल्यू क्या होगी, V इज इक्वल टू I, जो करंट इससे पास कर रहा है I, और इंटू रो इंटू L2, बिकॉज रो इज द रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, V इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस DB, तो करंट इसमें से जो पास कर रहा है I इंटू रो इंटू L2। ये हो गई मेरी रिलेशन, ये थर्ड रिलेशन मान लेते हैं हम इसको। ठीक है, E2 की वैल्यू मैंने ऑलरेडी पिछले वाले रिलेशन में निकाली थी, इसको यूज करके कि E2 की वैल्यू जो थी मेरी क्या थी, I इंटू रो इंटू L1, जो ऊपर निकाली थी ना बॉक्स में, ये वाली चीज ऊपर वाले सर्किट से सेम सर्किट है, तो E2 इज इक्वल टू I इंटू रो इंटू L1 निकाला था मैंने। तो ये हो गई हमारी फोर्थ रिलेशन। तो यहाँ पर क्या हो गया, जब सर्किट में वो लेंथ वो नहीं था, मतलब इसमें करंट नहीं था रेसिस्टेंस के अक्रॉस, ये निकाला था हमने, तो हमारे पास क्या हो गया, E2 बाई वी की जो वैल्यू आई है 4/3 करके, वो आया है E2 बाई वी इज इक्वल टू आई इंटू रो इंटू L1 अपॉन L2। तो यहाँ पर आई इंटू रो इंटू L2, यहाँ पर E2 बाई वी हो गया L1 बाई L2। तो यहाँ पर R इज इक्वल टू क्या हुआ, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R इंटू L1 बाई L2 माइनस 1। तो इस तरीके से हम पोटेंशियोमीटर को यूज करके अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल देते हैं, जस्ट बाय नोइंग कि यहाँ पर कि पोटेंशियोमीटर का जो सी जो सिस्टम है, सी और डी, यहाँ पे जो एरो हेड है वो कहाँ पर रुका हुआ है दोनों केस में। ठीक है, तो ये होती है पोटेंशियोमीटर की वर्किंग। तो ये है पोटेंशियोमीटर। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, जो कि आपका व्हीटस्टोन ब्रिज। इसको जल्दी खत्म कर लेते हैं, वो इजी है। नेक्स्ट इज व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है कि एक ऐसा सेटअप होता है, यहाँ पर ना 4 रेजिस्टेंस होते हैं जो आपस में कनेक्टेड होते हैं, बीच में बी और डी से एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड होता है टू मेजर द करंट, और नीचे एक बैटरी कनेक्टेड होती है। ये व्हीटस्टोन ब्रिज यूज किस लिए होता है, ये सर्किट को ईजी बनाने के लिए यूज होता है।
अब यहाँ पर क्या होता है ना, व्हीटस्टोन ब्रिज तब ब्रिज बनता है जब यहाँ पर गैल्वेनोमीटर से करंट जीरो पास हो रहा है, मतलब करंट पास ही नहीं होता। तो करंट जब बी और सी के डी के बीच में करंट पास नहीं होता है ना, तो इसका मीनिंग क्या होता है कि वोल्टेज ऑफ डी इज इक्वल टू वोल्टेज ऑफ डी। तो उसे केस में आप क्या कर सकते हैं ना कि माइनस, इसको माइनस भी कर दो, माइनस माइनस मल्टीप्लाई कर दो, माइनस वी डी, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी डी, दोनों तरफ वी ए ऐड कर दिया, ठीक है ना। तो उसे केस में क्या होगा, वी ए माइनस वी बी क्या हुआ, अब यहाँ पर है, मान लीजिए ऊपर वाले सेटअप में जो आपके पास जो करंट जा रहा है वो मान लो I1 जा रहा है, यहाँ से I2 जा रहा है। अब करंट पास नहीं हो रहा गैल्वेनोमीटर के थ्रू, तो इसमें भी करंट जो होगा वो I2 जाएगा, है ना, और इसमें जो करंट जाएगा वो भी I1 जाएगा, गैल्वेनोमीटर में से जा नहीं रहा कोई करंट। तो यहाँ पर क्या हुआ, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू क्या हुआ, I1 इंटू पी, और वी ए माइनस वी टी क्या हुआ, I2 इंटू आर। तो यहाँ पर I1 बाई I2 का जो रिलेशन हो गया, I1 बाई I2 इज इक्वल टू आर अपॉन पी हो गया, ठीक। यहाँ से आती है आपकी पहली रिलेशन, ठीक, एक पहली रिलेशन आपके पास आ गई है। अब इसको क्या है ना, इसको आप पहला रिलेशन नंबर 1 बोल दो। दूसरा, अब यहाँ पर देखो फिर से वी बी इज इक्वल टू वी डी पर आओ, वी बी इज इक्वल टू वी डी, वी बी में से अगर मैं वी सी माइनस कर देता हूँ, ऐसे ही वी डी में से वी सी माइनस कर देता हूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। वी बी माइनस वी सी इज इक्वल टू वॉट, I1 इंटू क्यू, वी डी माइनस वी सी इज इक्वल टू वॉट, I2 इंटू एस। तो यहाँ पर मेरे पास I1 बाई I2 की रिलेशन एक और आ गई, एस अपॉन क्यू। तो यहाँ से मेरे पास एक दूसरी रिलेशन आ गई है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या होगा कि वन, जब मैं 1 एंड 2 को यूज करूंगा, 1 एंड 2, तो मेरे पास एक रिलेशन आता है I1 बाई I2 इज इक्वल टू आर बाई पी इज इक्वल टू एस अपॉन क्यू। इसका मतलब आर अपॉन पी इज इक्वल टू एस अपॉन क्यू, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस। ये जो रिलेशन होती है ना, ये रिलेशन है व्हीटस्टोन ब्रिज की। व्हीटस्टोन ब्रिज की जब ये रिलेशन, तो अब आपके पास क्या होता है, जब भी कोई प्रॉब्लम आता है जेई में या फिर सीबीएसई में या कहीं पर भी, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस ऐसे सर्किट में बीच में वायर कनेक्टेड है उसमें आप देखेंगे पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस है कि नहीं। अगर ऐसा है तो इसका मतलब जो है बीच में वायर कनेक्टेड है उसमें से करंट जा ही नहीं रहा, उस वायर को आप डिस्कनेक्ट करके हटा सकते हो। तो ये जो सेटअप हो जाएगा वो सीरीज वाला सर्किट हो जाएगा। इसमें क्या होगा कि पी और क्यू सीरीज में है, आर और एस सीरीज में है, और जो पी प्लस क्यू और आर प्लस एस ये पैरेलल में है। तो आप नेट रेजिस्टेंस आसानी से निकाल सकते हो, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। इस तरीके से व्हीटस्टोन ब्रिज यूज होता है, ठीक है। अब चलते हैं लास्ट, एक मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट और बचा हुआ है, मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट और देख लेते हैं। वो भी एक पार्ट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज ही है। लास्ट इज द मीटर ब्रिज। और मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट जो है ना वो सिमिलर होता है व्हीटस्टोन ब्रिज के, बस इसमें क्या है ना, एक सेटअप होता है जिसमें आप क्या करते हो, आर और एक्स दो रेजिस्टेंस बॉक्स होते हैं ऊपर, और ये नीचे क्या होता है, एक स्केल लगा हुआ होता है जिसमें ना इस स्केल की, इस मेटल वायर की रो दिया हुआ था, रो इज द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। फॉर स्केल रो इज द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, ये गिवन होता है हमें, है ना। तो इसमें क्या करते हैं हम, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ अगर दिया होता है तो रेजिस्टेंस ऑफ पी, आर पी इज इक्वल टू क्या होगा, आई इंटू रो, सॉरी आई नहीं आएगा, रो, रो इंटू एल, जो कि लेंथ ऑफ ए बी वायर, जो कि इसका रेजिस्टेंस पी है, एल है, और आर क्यू क्यों होगा, रेजिस्टेंस ऑफ क्या क्यू होगा, रो इंटू 100 माइनस एल, ये इसका रेजिस्टेंस हो गया। अब क्या है ना कि ये जो बिल्कुल सेटअप है बिल्कुल मीटर ब्रिज की तरह काम कर, उसकी तरह व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह काम करता है। हम इस वायर को, गैल्वेनोमीटर वाले वायर को ना तब तक मूव कराते हैं, तब तक मूव कराते हैं ऐसे करके जब तक इसमें जो करंट है, गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो करंट है ना, वो वैल्यू जीरो हो जाती है। जब वैल्यू जीरो हो जाएगी ना, तो वो वाला केस बिल्कुल मीटर, ये वाला व्हीटस्टोन ब्रिज वाला केस हो जाएगा। तो उसके केस में क्या होगा कि आर बाई एक्स इज इक्वल टू पी बाई क्यू हो जाएगा। अब हमें ये पता है कि आर बाई एक्स, यहाँ पर आर बाई एक्स तो हमें गिवन है क्योंकि रेजिस्टेंस बॉक्स है वो। पी बाई क्यू क्या होगा, पी इज इक्वल टू रो एल बाई क्यू होगा रो इंटू 100 माइनस एल।
तो यहाँ पे रो कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास रिलेशन क्या बन के आती है, रिलेशन आपके पास बन के आती है R/X इज इक्वल टू L/100 - L। तो आप यहाँ पर ना किसी भी एक रेसिस्टेंस जो आपको अननोन रेसिस्टेंस दिया हुआ हो उसकी वैल्यू आप यहाँ पर सिर्फ बाई मेजरिंग द लेंथ ऑफ द स्केल, रेसिस्टेंस स्केल, वायर का जो स्केल होता है उसकी लेंथ मेजर करके आप अननोन रेसिस्टेंस को निकाल सकते हो, जो कि X हो या फिर R हो। ठीक है, तो ये मीटर बेस्ड एक्सपेरिमेंट होता है। अब आपके सारे डिवाइसेस कवर हो गए हैं यहाँ पर इस वाले उसमें, और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी कवर हो गई, पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी कवर हो गया है। अब मैं इसके ऊपर क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको एक एक। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। Now let us solve a problem related to the CBSE cluster. Define the current sensitivity of a galvanometer. अच्छा, write its SI unit. ओके, अब जो करंट सेंसिटिव ऑफ गैल्वेनोमीटर जो होता है ये एक्चुअली में मून चार्जेस मैग्नेटिज्म में पढ़ाने वाला था मैं, लेकिन अभी बता देता हूँ आपको। करंट सेंसिटिविटी of a galvanometer is defined as the deflection produced in the galvanometer divided by the current passing through it। ठीक है, ये होता है, मतलब जब भी आप गैल्वेनोमीटर में, मैंने आपको बताया था ना कि गैल्वेनोमीटर एक्चुअली होता है क्या, जब करंट पास करते हैं तो उसमें टॉर्क लगता है, और टॉर्क की वजह से जितना वो एरो मूव करता है ना उसका मीटर का, और वो उसमें जो डिफ्लेक्शन हुआ है, एंगुलर डिफ्लेक्शन, उसको हम कहते हैं करंट, ये थीटा डिवाइडेड बाई आई। करेक्ट। और ऐसे ही वोल्टेज सेंसिटिविटी भी होती है उसकी। वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल टू डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस बाय सप्लाइड वोल्टेज। तो ये दो फॉर्मूले होते हैं जो आप एक्चुअली में आगे पढ़ोगे, और इसके जो यूनिट्स हैं वो, इसका जो सॉरी इसका जो यूनिट है वो बहुत आसान है निकालना, क्योंकि जो यूनिट होता है इसका, थीटा का जो यूनिट है वो रेडियन है, और इसका यूनिट जो हो जाएगा वो होगा रेडियन पर एम्पियर, और इसका जो यूनिट हो जाएगा रेडियन पर वोल्ट। ठीक है, तो ये तो बहुत इसकी यूनिट्स आसान है। अब देखते हैं इसके जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये जो क्वेश्चन है ना, फिगर शोज टू सर्किट्स ईच हैविंग गैल्वेनोमीटर एंड अ बैटरी ऑफ 3 वोल्ट। अच्छा, पहले वाले केस में बैटरी नीचे लगी हुई है। ईच अरेंजमेंट डू नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन, ऑब्टेन द रेशियो R1/R2। अच्छा, अब पहले वाले केस में तो, सर्किट 1 के केस में तो इजी है, सर्किट 1 तो बिल्कुल डायरेक्ट है, व्हीटस्टोन ब्रिज का केस, तो उसमें क्या होगा हमें पता है, 4/R1 इज इक्वल टू 6/9। तो यहाँ पर R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 × 9/6। ये मैं कॉन्सेप्ट में आपको अभी भी बता चुका हूँ, तो अब ये डाउट आपको एटलीस्ट नहीं आना चाहिए था कि ये रिलेशन आपने लिखी, मैंने लिखी कैसे। ठीक है ना, तो R1 की वैल्यू हो गई मेरी 6 ओम। अब यहाँ पर क्या है, जो दूसरा वाला सर्किट है ना वो थोड़ा ट्रिकी है। दूसरे वाले सर्किट में बीच में बैटरी दी हुई है, लेकिन हमारा डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर थ्रू के करंट पास करना 0 होता है। तो इसी सर्किट को जो है ना, इसी सर्किट में आपको थोड़े से डिफरेंट तरीके से दिखाऊंगा। तो यहाँ पर इसको आप देखना, इस सर्किट को आप ऐसे रिवर्ट करो, ऐसे रिवर्ट करो, और जो बैटरी है उसको नीचे ले आओ। तो ये जो सेकंड सर्किट है ना, ये इस तरह से बनेगा, ये मैं ऊपर दिखा रहा हूँ, ये सर्किट नंबर 2 है। तो इसमें क्या बनेगा, 12 ओम यहाँ लेफ्ट में होगा, 8 ओम यहाँ पर राइट में होगा। ठीक है, और नीचे होगा 6 ओम, और राइट में होगा R2, और इसके नीचे जो होगा ये होगी 3 वोल्ट बैटरी। मतलब बैटरी को मैंने बाहर करके नीचे निकाल दिया और गैल्वेनोमीटर को अंदर घुसा दिया, और इसको ऐसे शिफ्ट टिल्ट कर दिया। करेक्ट, अब समझ में आ गया होगा आपको। अब ये सेटअप बन गया मेरा बिल्कुल एग्जैक्ट गैल्वेनोमीटर, वो वाला व्हीटस्टोन ब्रिज वाला जो हम जैसा हम चाहते हैं। तो सर्किट 2 के केस में अब हम जब अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हमारा जो केस हो जाएगा वो क्या हुआ, 12/8 इज इक्वल टू 6/R2।
तो यहाँ पर R2 की वैल्यू हमें आसानी से निकाल लेंगे। R2 इज इक्वल टू 4 ओम। तो R1 बाई R2 निकल गया, हमारा R1 निकल गया। अब इन दोनों का रेशियो निकाल लेंगे, ये R1 हो गया और ये है R2। और तो R1 बाई R2 का जो रेशियो है वो सिंपल हो गया 6/4। तो R1 बाई R2 इज इक्वल टू 6/4 यानी कि 3/2। और ये है आपका आंसर। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। तो इसमें आपको ध्यान देना ये होता है कि क्या व्हीटस्टोन ब्रिज को बहुत सोच समझ के अप्लाई करना होता है। अगर आपको कुछ भी आपने गलत से अप्लाई कर दिया ना, आंसर गलत आ जाएंगे।